पेज नंबर 83 पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 83 फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा है सर ट्रायल बैलेंस इज, ऑप्शन नंबर ए में लिखी है स्टेटमेंट, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अकाउंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो ले लो, है ना। जो टी शेप होते हैं, जो लेजर होते हैं, उनको बोलते हैं जी हम अकाउंट, अकाउंट के फॉर्मेट। जो टी शेप होते हैं, जो लेजर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अकाउंट, तो वहां ब्रैकेट में लेजर लिख सकते हैं आप, लेजर लिख लीजिए। तो सर बी और डी तो सेम ही होगा। हाँ, ऑप्शन बी में लिख लीजिए लेजर। समरी का मतलब होता है सर सारी चीजें एक ही जगह पर लिख देना, समरी उसे कहते हैं। डी और बी तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब होता है जो ना, जैसे अकाउंट से, एक तो जैसे अकाउंट की चेन चल रही है कि जर्नल की आइटम गई लेजर में, लेजर की आइटम गई ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस की आइटम गई आगे फाइनल अकाउंट के अंदर, की चेन चल रही है। तो स्टेटमेंट जो है वो उस चेन के अंदर है, क्योंकि लेजर के जस्ट बाद ट्रायल बैलेंस आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया इसमें, ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखते हैं सर लास्ट क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चंस करे कैसे करे, कि फॉर एग्जांपल राम डेटर 5000, कैश 10,000, लोन 3,000। तो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर राम डेटर है, एसेट है, डेबिट में आएगा। कैश एसेट है, डेबिट में आएगा। लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। मतलब ये चीज मुझे क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल थी। प्रैक्टिकल लाइफ में सर मेरा बॉस मुझे क्वेश्चन रेडी करके, क्वेश्चन टाइप करके नहीं देगा, क्वेश्चन भी हमें खुद ही जनरेट करना है, करेक्ट। तो जो क्वेश्चन कहां से आएगा, ये क्वेश्चन कहां से आएगा, ये जो सारी हैं ये सब बुक्स हैं, ये सब के सब थोड़ा आगे आगे शेयर कर लीजिएगा, हैं कुछ थोड़ा आगे शेयर कर लीजिए। यहां से देखना जी, डेटर की, कैश की, राम की, लोन की। यहाँ पे समझ लीजिए मैं एग्जांपल दिया था कि 100 बुक्स रखी हुई हैं, 100 रजिस्टर्स रखे हुए हैं, राम का अलग, श्याम का अलग, रेंट का अलग। तो उन रजिस्टर में से जो लास्ट में जो एंड में बैलेंस बच रहा है वो लिखा हुआ है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाऊंगा, अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहा हूं तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में तो अपने आप बन जाएगा। मैनुअल अकाउंटिंग अगर कर रहा हूं तो मैं रजिस्टर उठाऊंगा राम का, उसमें जो बिल्कुल एंड में जो बैलेंस बचा है, बैलेंस सीडी जो बचा हुआ है वो मैं लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस में। डेबिट में आ रहा तो डेबिट में, क्रेडिट में आ रहा तो क्रेडिट, इस तरीके से लिखूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में। अब हमें एग्जाम में जो पिछली बार कराया था वो क्वेश्चन में दे रखा था, तो हमारी बात। तो ये मेथड हुआ काम करने का, ट्रायल बैलेंस बनाने का, जिसका नाम है बैलेंस मेथड। मतलब राम के लेजर का, श्याम के लेजर का मैंने डायरेक्ट बैलेंस लिख दिया, तो उसको हम बोल रहे हैं जी बैलेंस मेथड, उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस मेथड। चेयर ले लेना पीछे से, हैं तो समझा रहा हूं, उसके क्वेश्चंस नहीं है हमारे कोर्स के अंदर। इसमें मैंने आपके रफली कैश अकाउंट बनाया है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। तो मान लीजिए कैश अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में 4 आइटम है, कहीं से आया 10,000 कैश, कहीं से 20,000 कैश, कहीं से 5,000 कैश, कहीं से 15,000 कैश, टोटल कैश आया है 50,000। दो जगह कैश गया है, एक जगह कैश गया है 8,000, एक जगह कैश गया है 12,000, टोटल 20,000 रुपए कैश गया। तो बैलेंस कितना बचा कैश का, 30,000। सीडी इधर और बीडी इधर। ये एक लेजर बनाया हुआ है मैंने कैश का। अब मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है इस लेजर से, तो
मैं समझाना चाह रहा हूं कि तीन तरीकों से ये लेजर बनाया जा सकता है। पहला तरीका बैलेंस मेथड। कैश का अमाउंट मैंने सिर्फ डेबिट साइड में लिखा 30,000। कैश का बैलेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड में लिखा 30,000। इसका नाम है बैलेंस मेथड। मतलब लेजर का सिर्फ और सिर्फ जो एंड में बैलेंस बचा वही लिख दो ट्रायल बैलेंस के अंदर। दूसरे मेथड का नाम है जी टोटल मेथड। टोटल कैश के डेबिट साइड का 50,000, क्रेडिट साइड का 20,000। दूसरा तरीका ये, देखिए जब कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाता है तो उसके सारे तरीके की प्रेजेंटेशन बनाई जाती है अकाउंट्स के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसी का खास यूज नहीं है, बहुत कम यूज है, तो उसको नहीं यूज किया जाता। प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज नहीं किया जाता वो एग्जाम्स में भी नहीं दिया जाता, इसलिए वो टॉपिक अनइम्पोर्टेंट हो जाता। मतलब 99% नहीं 100% केसेस में ये वाला ट्रायल बैलेंस यूज किया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि हमें एंड के बैलेंस से मतलब है। फाइनली कैश कितना बचा मुझे ये जानना है, मुझे ये नहीं। इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि पूरे साल में 50,000 रुपए कैश आया, पूरे साल में 20,000 रुपए कैश गया। ये वाला मेथड ये इंडिकेट कर रहा है, टोटल इंडिकेट कर रहा है। जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो कंप्यूटर में जब ट्रायल बैलेंस ओपन होता है तो साइड में ऑप्शन सारे आते हैं कि आपको टोटल चेक करना है, क्लिक करोगे तो ये वाले फॉर्मेट से खुल जाएगा। अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस वाले पे क्लिक करोगे तो ट्रायल बैलेंस इस वाले फॉर्मेट से खुल जाएगा। तो कंप्यूटर में दोनों ही तरीके से अवेलेबल होता है हमारे पास। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस वाले तरीके से बनाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट वाला बैलेंस से ही मतलब है, टोटल नहीं जानना होगा। लेकिन थ्योरेटिकली मेथड दोनों हैं और ये दोनों इसे पता होना चाहिए हमको। क्लियर हो गई जी बात? लास्ट मेथड, तीसरा मेथड। सर तीसरा तो कोई तरीका हो नहीं सकता लॉजिकली, क्योंकि या तो मैं बैलेंस लिखूंगा या टोटल लिखूंगा, कोई तीसरा तरीका तो ना हो सकता है। तीसरे तरीके में है क्या, बेसिकली मैं दोनों चीजों को लिखूं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, टोटल बैलेंस। टोटल वाले में लिख दिया कैश का टोटल, डेबिट का 50, क्रेडिट का 20, बैलेंस में डेबिट का 30। मतलब मैं दोनों को एक ही फॉर्मेट में, एक ही स्टेटमेंट में दिखाना चाह रहा हूं। तो इसका नाम हो गया टोटल एंड बैलेंस मेथड, इस वाले का नाम। इसमें टोटल वाला कॉलम भी है, इसमें बैलेंस वाला कॉलम भी है। मतलब हमने जो अभी तक लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे तो टोटल 5 कॉलम बनाए थे। सीरियल नंबर, आइटम्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, टोटल 5 कॉलम बनाए थे। इसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे, 7 कॉलम बन जाएंगे, टोटल वाला भी और बैलेंस वाला भी। जब एमसीक्यू नहीं थे पेपर लास्ट ईयर तक, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तब भी एग्जाम में कभी नहीं आया ये, ना ये वाला आया ना ये वाला आया, सिर्फ ये वाला आया। कोर्स के अंदर है इसलिए बताना मेरा काम है, प्रैक्टिकली यूज भी नहीं होता इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गई जी बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा हुआ है कि मेथड कितने हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। पहला है बैलेंस मेथड, दूसरा है टोटल मेथड और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड। सही है? तो ऑल ऑफ दीस आंसर ध्यान रहेगा जी तीनों तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the arithmetical accuracy of posting and balancing। अरिथमेटिक आंसर से मतलब नहीं होता, आंसर सब है इसके अंदर। अरिथमेटिकल मतलब क्या होता है कि मैथमेटिकली कोई गलती तो नहीं करी। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे कैश में मैंने ये मान लीजिए बैलेंस लिखते टाइम गलती से 30,000 के लिए 3,000 लिख दिया, एक जीरो कम लगा दी गलती से, तो यहाँ 3 गया तो यहाँ पर भी 3,000 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, टोटल मैच ही नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट का। पता लग जाएगी मिस्टेक कोई ना कोई हमारी है मैथमेटिकल वाली, या तो टोटलिंग में लिखी है या राइटिंग में लिखी है, ऐसी गलती पता लग जाएगी। सर कैसी गलती पता नहीं लगेगी? मुझे राम के अकाउंट में लिखने थे 5,000, मैंने गलती से श्याम के अकाउंट में लिख दिए 5,000, ऐसी गलती हो गई तो डेबिट में अभी भी 5,000 ही लिखा, टोटल तब भी मैच करेगा। ऐसी गलती नहीं ढूंढ पाता ट्रायल बैलेंस।
आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है? दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब मैथमेटिकल कोई एक्यूरेसी, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये चीज का पता लग जाएगा ट्रायल बैलेंस बना करके कि मिस्टेक है। लेकिन कोई नॉन अरिथमेटिकल मिस्टेक है, जैसे कि अकाउंट की मिस्टेक हो गई, तो ऐसी मिस्टेक नहीं पता लगा पाता। वो मिस्टेक कैसे पता लगती है सीखेंगे टर्म 2 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से चैप्टर है उसमें। क्लियर हो गई जी बात? पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग चेयर ले लीजिए उनसे, 3 चेयर होंगे वहां पे टोटल, इस रूम से ले लीजिए, इस रूम से। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस क्रिएट्स डैश एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। समझ आ रहा है? अरिथमेटिकल मतलब जो मैथमेटिकल, जैसे कि 5000 की जगह 50000 लिख दिया, या फिर ऐसी मिस्टेक हो सकती है, टोटल कर रहा हूं 50000 आता है और निकल से 40000 लिख दिया, ऐसी मिस्टेक होगी। जो नंबर्स वाली मिस्टेक है वो पता लग जाएंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा तो पता लग जाएगा कोई ना कोई मिस्टेक करेगी। नंबर्स वाली मिस्टेक बता पाएगा सिर्फ ट्रायल बैलेंस, और कोई मिस्टेक नहीं बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया जी, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने बताया जी, जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। आंसर सारे दे रखे हैं, टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। 6 पर आ गया जी, ट्रायल बैलेंस अंडर बैलेंस मेथड इज आल्सो नोन एज नेट ट्रायल बैलेंस। थ्योरेटिकल चीजें हैं जी, जो बैलेंस वाला मेथड है इसका नाम बैलेंस मेथड भी कह सकते हैं इसको, या फिर नेट ट्रायल बैलेंस। जो नेट जो बचा, क्रॉस नहीं, नेट जो बचा वो लिखते हैं। 7th क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ, देखिए जी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 टाइप के अकाउंट हैं। पर्सनल के अंदर क्या क्या आता है? लायबिलिटी और कैपिटल। रियल के अंदर क्या क्या आता है? एसेट्स, चैप्टर 6 में सीखेंगे जिसने नहीं कर रखा। और नॉमिनल के अंदर आता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। मतलब पांचों टाइप के अकाउंट, लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो पांचों टाइप के अकाउंट लिखिए थे उसमें। ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंस हमने इग्नोर कर दिया, या रेवेन्यू इग्नोर कर दिया, या एसेट इग्नोर कर दी, या लायबिलिटी इग्नोर कर दी, कैपिटल इग्नोर कर दी, कोई भी आइटम इग्नोर नहीं करी। ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे टाइप के अकाउंट आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है, सारे टाइप के अकाउंट आते हैं, ध्यान रहेगा। 8th क्वेश्चन में लिखा है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड ऑफ द ईयर, अ पर्टिकुलर डेट, फॉर द पीरियड, बोथ ए एंड। तो देखो फर्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जी एंड ऑफ द ईयर। ऑप्शन नंबर ए ये कहता है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा साल में एक ही बार बनेगा जब साल खत्म होगा। ऑप्शन ए ऐसा कह रहा। लेकिन देखो, अगर मैं अपनी एक्यूरेसी चेक करना चाहूं, कोई मिस्टेक चेक करना चाहूं, जैसे टर्म 1 क्यों होते हैं स्कूल में, यूटी क्यों होते हैं स्कूल में, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, पढ़ाई करने में लापरवाही कर रहे हो, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा। आपका 2 महीने बाद ही एडमिशन के बाद यूटी हो रहा है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इस सब्जेक्ट में कम परफॉर्म कर रहा हूं, अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर डायरेक्ट फाइनल एग्जाम, सीए में इसलिए बच्चे फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं? सीए इंटर होने के बाद, इंटर का एग्जाम होने के बाद डायरेक्ट 2.5 साल के बाद पेपर होता है सीए फाइनल। सीए इंटर पास कर लिया, फिर सीधा 2.5 साल के बाद एग्जाम होता है सीए फाइनल का। 2.5 साल तक कोई यूटी नहीं, कोई टर्म नहीं, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, सीधा पेपर होता है 2.5 साल के बाद। तो अब 2.5 साल में तो बच्चा वैसे ही 2.5 साल बाद पेपर है, जो बच्चा कोचिंग अभी लगवाता है वो भूल जाता है 2.5 साल के अंदर अंदर, ये मिस्टेक आती है। प्लस बीच में कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुए, अपनी परफॉर्मेंस नहीं चेक कर पा रहे, तो डायरेक्ट पेपर आता है और 8 सब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं। और जब सिर्फ एक दिन का गैप होता है, 1 तारीख को पहला पेपर 1, 3 तारीख को पेपर 2, 5 तारीख को पेपर 3, तो ये डेट भी फिक्स, सीक्वेंस भी फिक्स रहता है। सब्जेक्ट्स काफी होते हैं सर, एक सब्जेक्ट के अंदर 6 किताबें होती हैं, 8 किताबें होती हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, तो ये पोजीशन होती है। तो मतलब इसका ट्रायल बैलेंस में क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैं सर अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल से, और सीधा 31 मार्च को मैं बनाऊं ट्रायल बैलेंस और अपनी मिस्टेक देखूं, पता उस टाइम तो बहुत सारी मिस्टेक इकट्ठी हो चुकी होंगी। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें रेगुलर बेस पे बनाते रहना चाहिए, क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, मंथली या 2 मंथली। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, ये सिर्फ साल के एंड में ही बनेगा। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं कि फॉर द पीरियड। देखो फॉर द पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर उसी 4 महीने की, मान लीजिए मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ
30 जून को, तो वो सिर्फ 30 मतलब अप्रैल से जून का ही पीरियड दिखा रहा, मतलब जितना टाइम बता रहा हूँ सिर्फ उसी पीरियड को दिखा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देखो एज ऑन डेट मतलब पर्टिकुलर डेट और फॉर द ईयर मतलब पर्टिकुलर पीरियड। कोशिश करना है दो में फर्क समझने की। देखो जो मैंने ये वाली आइटम लिखी है, ये वाली आइटम ना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए होती है। जैसे मैं बोलूँ 30 जून को मैं बोलूँ मेरी सेल 5 लाख रुपए, तो ये ना आज एक दिन की सेल है 5 लाख, ऐसा तो नहीं है। मैं अपने ईयर मतलब जैसे 30 जून को बता रहा हूँ, तो अप्रैल मई जून 3 महीने की सेल बता रहा हूँ। मतलब मेरा अकाउंट स्टार्ट हुए अप्रैल हो गया है और आज 30 जून है, तो मेरे 3 महीने की सेल है 5 लाख। एक पर्टिकुलर डे की सेल नहीं बता रहा। समझ में आ रही बात? एक पीरियोडिक कॉन्सेप्ट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अगर मैं कहता हूँ मेरे सैलरी नाम का एक्सपेंस मेरा 2 लाख रुपए है, तो एक दिन की सैलरी नहीं है वो 2 लाख रुपए, टोटल 3 महीने की सैलरी है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता, रेवेन्यू और एक्सपेंस पीरियोडिक कॉन्सेप्ट होता है एक पूरे पीरियड का। और एसेट लायबिलिटी की बात करो कि मान लीजिए मेरे पास मैं कहूँ मेरे पास बिल्डिंग जो है वो 7 लाख रुपए की 17 लाख रुपए की बिल्डिंग है, तो इस डेट में 17 लाख की, शायद 6 दिन पहले नहीं 2 दिन पहले खरीदी हो, ये हो सकता। तो एसेट लायबिलिटी कैपिटल जो होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम इस डेट पर ये पोजीशन है हमारी, ठीक। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक पर्टिकुलर पीरियड का 6 महीने की मेरी बिल्डिंग इतने रुपए की, ऐसे नहीं होता। आज की डेट में इतने रुपए की बिल्डिंग, ठीक है। तो ये होता है एज ऑन डेट मतलब पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाएगा, फॉर द पीरियड पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाएगा। तो जो टाइम में बनाया था वो एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी ये पोजीशन है वो इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है अ पर्टिकुलर डेट, इसलिए ये सही है, ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर डेट पर बनेगा। ऑप्शन सी इसलिए गलत है कि ट्रायल बैलेंस पूरे पीरियड का बनेगा। सही है जी, बी आंसर हो गया इसमें। अकाउंट्स के बैलेंस कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? तो याद रखो मैंने अकाउंट के बराबर में क्या लिखवाया था पहले क्वेश्चन में? लेजर। लेजर। अब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, बैलेंस ऑफ लेजर आर ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस। जर्नल का ट्रायल लेजर में, लेजर का ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर भी अकाउंट्स, क्वेश्चन के अंदर अकाउंट्स में ना ऑब्लिक करके लेजर लिख लो, वहां पर क्वेश्चन के अंदर अकाउंट्स को ऑब्लिक करके लेजर लिख लो। बढ़े आगे। 10th में लिखा हुआ अ लिस्ट विच कंटेन्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स टू नो वेदर द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर मैच्ड। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट, यहाँ पर सारे लिस्ट बनाए हम सारे अकाउंट के बैलेंस की, ये चेक करने के लिए कि डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, वही लिस्ट तो ट्रायल बैलेंस है। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज है? ये डे बुक। देखिए जैसे कंप्यूटर में सेल बुक होती है, परचेज बुक होती है, कैश बुक होती है, जर्नल प्रॉपर होता है। अब मान लीजिए जैसे आज की डेट ले तो मैं 21 सितंबर, कुछ सेल हुई तो सेल बुक में लिखेंगे, परचेज हुई तो परचेज बुक में लिखेंगे, कैश की ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में लिखेंगे, और इन तीनों में जो नहीं आनी वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मुझे मान लीजिए मुझे चेक करनी है कि टोटल आज कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, सारी की सारी चेक करनी है। तो कैसे चेक करूँ? चारों में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके अलग से ऑप्शन भी होता है डे बुक, जिसमें पूरे डे की सारी के सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होंगी सारे नेचर की, चाहे कैश बुक वाली हो, चाहे परचेज बुक वाली हो, चाहे कैश बुक वाली सेल बुक वाली हो, चाहे जर्नल प्रॉपर वाली हो। समझ में आ गई बात? डे बुक क्या चीज है? एक पर्टिकुलर डे की सारे टाइप की ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर शो हो जाएंगी, अगर हमें ऐसा चेक करना हो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। कई बार मिस्टेक क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन ना रिपीट हो जाती है, मतलब गलती से 2 अकाउंट ने रिकॉर्ड कर लिए, गलती से ऐसा हो गया। जैसे आपको बताया था मैंने ऑप्शन कि चेक अगर कस्टमर से मिला और डिपॉजिट नहीं कराया हमने बैंक में, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो उसको कैश बुक वाला लिख ले कैश कॉलम में, या फिर चेक इन हैंड के नाम से जनरल प्रॉपर वाला लिख ले। तो बाय चांस दोनों ने लिख दिया, ये चेक करना तो दोनों में अलग ना जाना पड़े, इसमें देख लेंगे हम कि 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं हो गए। तो ऐसी मिस्टेक पता लग जाती है, डे बुक उसे कहते हैं। पूछ रहे हैं आप? सर तो सारा ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड करनी नहीं, हमें तो एक ही बार करना है, कंप्यूटर तो अपने आप कर देगा सारा काम, मैनुअल में नहीं होता डे बुक।
सर ये हमें अपने आप बनानी पड़ती है सर, या फिर हम तो सिर्फ ट्रांजैक्शन ना इनमें रिकॉर्ड करते हैं, ये अपने आप बन जाता। चलिए जी, तो आंसर तो डी है, बी तो सिर्फ नॉलेज के लिए डिस्कस करा। 11th पर आ गए जी, which of the following is not a process in preparation of trial balance। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या चीज है जी? रिकॉर्डिंग, ब्रैकेट में लिखिए जर्नल। ऑप्शन नंबर ए के ब्रैकेट में लिखिए जर्नल। ऑप्शन नंबर सी क्लासिफाइंग, ब्रैकेट में लिखिए लेजर। ऑप्शन सी क्लासिफाइंग, ब्रैकेट में लिखिए लेजर। और जो बी होती है समरी, हम ट्रायल बैलेंस में समरी ही बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस का पार्ट हो गया। तो ए बी सी तीनों के तीनों प्रोसेस के ट्रायल बैलेंस हैं। डी ऑप्शन है जी इंटरप्रिटेशन, मतलब मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज को पढ़ करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो कहता है कि टेस्ट करवा के लाओ, और हम टेस्ट करवा करके उसको रिपोर्ट दे देते हैं, तो वो रिपोर्ट पढ़ करके इंटरप्रिटेट करता कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं? इसको रीड करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना कोशिश। तो हम ट्रायल बैलेंस से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकालते, हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं वही चेक करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। 12th पर आ गया जी, which of the following in trial balance is contradictory to each other। एक दूसरे के contradictory मतलब दूसरे के अगेंस्ट है, मतलब अपोजिट साइड में है, एक डेबिट में है और एक क्रेडिट में है। मतलब चार ऑप्शन में से हमें कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर दो दो नाम लिखे हो, और उसमें से एक नाम डेबिट में आता हो, दूसरा नाम क्रेडिट में आता हो। ऑप्शन नंबर ए में है जी इन्वेंटरी और ड्राइंग्स। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, स्टॉक डेबिट में आता। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नेगेटिव कैपिटल होती, डेबिट में आती। ऑप्शन नंबर, तो दोनों सेम ही साइड आते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। बी में लिखा हुआ है सेल्स एंड परचेज रिटर्न। सेल्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट में आता। परचेज रिटर्न इज अ नेगेटिव एक्सपेंस, इसलिए भी क्रेडिट में आता, तो दोनों का क्रेडिट नेचर है। ऑप्शन नंबर सी कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम का किराया, कैरेज आउटवर्ड सेल के टाइम का किराया है, दोनों ही खर्चे और दोनों खर्चे डेबिट में आते हैं। लिख सकते हो चाहो तो ऑप्शन नंबर ए में डेबिट, ऑप्शन नंबर बी में क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी में डेबिट। शॉर्ट में डीआर और सीआर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ट्रेड रिसीवेबल, डेटर प्लस बीआर। अंडरलाइन करके अंडरलाइन कीजिए ट्रेड रिसीवेबल, वहां लिखिए डेटर प्लस बीआर। डेटर आप सबको पता है सर, कस्टमर जिनको हमने उधार में गुड्स बेचा है। बीआर आपको मैंने फिलहाल रटवाया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में डिस्कस होगा। कस्टमर से हम लिखवा लेते हैं रिटर्न में कि वो पैसे देगा, उसको हम बीआर कहते हैं। तो डेटर और बीआर को जोड़ दो तो टीआर बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। सही है? डेटर एसेट होता है, एसेट डेबिट में आता है, और लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट में आता है। तो डेबिट में क्रेडिट में कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, तो ये वाला आंसर हो गया, डी आंसर हो गया इसलिए। 13 which of the following will not affect trial balance? The agreement of a trial balance। trial balance मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? वो नहीं कि स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एग्री हो रही है, इक्वल आ रही है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आए, ऐसा होना चाहिए, और इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं करेगी। एग्जांपल सुनिए, मैं बताया था कि सर राम में 5000 लिखने थे, मैंने गलती से शाम के डेबिट में 5000 लिख दिया, मिस्टेक करी है। किस मिस्टेक की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री होगा कि नहीं होगा? एग्री हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि होता भी डेबिट ही रहा है। देखो इफेक्ट कब होगा? जब मैं या तो अमाउंट गलत लिखूं या फिर मैं गलत साइड लिख दूं। तो मान लीजिए मैंने कैश को डेबिट की जगह गलती से क्रेडिट साइड लिख दिया, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल ही नहीं होगा, क्योंकि डेबिट की आइटम इधर लिख दी। ठीक है, तो अपोजिट साइड लिखूं तो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा, या रॉन्ग अमाउंट लिखूं तो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा। सिर्फ अकाउंट की मिस्टेक है, साइड की मिस्टेक नहीं है, अमाउंट की मिस्टेक नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है जी an amount of purchase of 10,000 recorded in the creditor account as 1,000। जब परचेज कर रहे हैं हमने गुड्स 10,000 रुपए के, लेकिन जब क्रेडिटर अकाउंट में लिखे तो गलती से एक जीरो कम लगाई, ये गलती हो गई।
क्रेडिटर अकाउंट ट्रायल बैलेंस में किस साइड आता है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड आता है। मान लीजिए टोटल 10,000 रुपए परचेज, 10,000 की जगह मैंने गलती से इसको सिर्फ 1,000 लिखा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। मतलब ऐसे बोलूं कि दिस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अ ट्रांजैक्शन व्हिच विल नॉट अफेक्ट, इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। हमारी मिस्टेक कि सर क्रेडिट साइड में 10,000 लिखने की जगह मैंने सिर्फ 1,000 रुपए लिखे, तो अमाउंट की गलती है, इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। मतलब इट विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन में पूछा हुआ है अ ट्रांजैक्शन व्हिच विल नॉट अफेक्ट, तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क ही ना पड़े, टोटल अभी भी मैच करे, ऐसी मिस्टेक बताओ। ए ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। बी ऑप्शन कस्टमर अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, इसमें कहां मिस्टेक? बताइए कहां मिस्टेक है इसमें? सर क्रेडिट होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, क्रेडिट होना चाहिए था। मुझे बताइए जब मैं डेटर से मुझे पैसा मिलेगा तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से मैंने डेबिट कर दिया। मतलब सपोज क्रेडिट में 2,000 लिखने थे, मैंने गलती से उसको डेबिट में लिख दिया 2,000, ये मिस्टेक हुई है ना। क्रेडिट की आइटम गलती से डेबिट साइड में शिफ्ट कर दी, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इट विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सी ऑप्शन एन एंट्री ऑफ डेबिट ऑफ 1,000 रुपीज was credited twice with twice the amount। डेबिट में 1,000 लिखने थे, मैंने गलती से क्रेडिट में लिख दिया वो भी 2 बार। An entry of debit of 1,000 was credited with the twice the amount, double amount। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, means it will affect ट्रायल बैलेंस। हमें ढूंढना है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ना करे, इसलिए सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन एन एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन द लेटर, ध्यान से देखिए। ये सब जर्नल एंट्री लिखी हुई है मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये किसके लेजर में लिखूंगा? कैश के लेजर में कि डेटर के लेजर में? दोनों के लेजर में आएगा, दोनों के लेजर में आएगा। अगर मैं कोई एंट्री करता हूं, मान लीजिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट के रजिस्टर में भी लिखूंगा, उसे कैश के रजिस्टर में भी लिखूंगा। एंट्री करी शाम टू सेल्स, तो शाम के रजिस्टर में भी लिखूंगा, सेल्स के रजिस्टर में भी लिखूंगा, सबके लेजर में लिखी जाएगी, कोई स्किप क्यों करे। तो ये एंट्री करी है मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, मान लीजिए 5,000। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैश के डेबिट साइड में लिखना चाहिए 5,000, मुझे डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए 5,000, ऐसा करना चाहिए। ये मिस्टेक हुई कि जर्नल से जब मैंने लेजर में लिखा, लिखने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने लिखा कि नहीं लिखा, फिर दोबारा लिख दिया। एन एंट्री हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार गलती से लेजर पोस्टिंग कर दी और दोनों जगह करी। ठीक है जी। अब इसकी वजह से डेबिट साइड में ज्यादा 5,000 आ गया, इसकी वजह से क्रेडिट साइड में ज्यादा 5,000 आ गया, लेकिन अभी भी दोनों साइड है तो इक्वल। अगर मैं सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा लिखता 5,000, यहाँ नहीं लिखता, तो डेबिट साइड बड़ी आ जाती, फिर टोटल मैच नहीं करता। समझ आ रही है बात? इस मिस्टेक से दोनों साइड में एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया, इक्वल ही गया है, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल अब भी मैच करेगा, इसलिए डी ऑप्शन आंसर होगा। ये सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा जब पढ़ेंगे हम चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स दी जाएंगी और हमें उस मिस्टेक्स को ठीक करना सिखाया जाएगा कि अगर हम अकाउंटिंग करते टाइम वो ट्रांजैक्शंस गलत रिकॉर्ड हो गई हैं तो उसे कैसे ठीक करना।
तो यूनिक एग्जांपल्स चल रहे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक ट्रायल बैलेंस से लिंक है, इसलिए वो क्वेश्चन कुछ यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। चलिए 14 पर आ गए जी हम। एडुकेट्स ट्रायल बैलेंस वाज शोइंग डिफरेंस ऑफ 5000, डेबिट साइड एक्सीड्स, मतलब ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा होगा हो, टोटल डेबिट का मान लीजिए आ रहा है 50,000 और क्रेडिट का 45 टोटल। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा, डिफरेंस शो कर रहा है 5,000 रुपए का और डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट साइड बड़ी। मैंने एग्जांपल ले लिया कि अगर डेबिट का टोटल 50 है तो क्रेडिट का 45 है, डिफरेंस आना चाहिए 5,000 का आना चाहिए और डेबिट साइड बड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसी बात, ठीक है जी। आगे, while checking of total sales register he found that total is overcasted by 2000, सेल्स का टोटल लिखते टाइम हमने गलती से 2000 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए। मतलब मान लीजिए सेल 1 लाख रुपए की है तो हमने 1,02,000 लिख दिया। अंडरकास्ट मतलब कम लिखना, ओवरकास्ट ज्यादा लिखना। आफ्टर करेक्शन इन सेल्स रजिस्टर व्हाट विल बी द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? फटाफट से बताइए जी, सेल्स का कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर या क्रेडिट नेचर? सेल्स रेवेन्यू होता है तो उसका क्रेडिट नेचर होता है। अब मैंने क्रेडिट साइड में 2000 एक्स्ट्रा लिख दिया, अब मैं इसको ठीक करूंगा अगर, तो क्रेडिट साइड में से माइनस करूंगा 2000, मतलब मान लीजिए मेरी सेल्स यहाँ पर 20,000 की लिखी हुई थी तो मैं इसे कट करके 18,000 कर दूंगा। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल्स के रजिस्टर में हमने मिस्टेक ढूंढी तो मिस्टेक मिली कि हमने 2000 रुपए एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। अब मैं इस मिस्टेक को ठीक कर रहा हूँ, मतलब 2000 रुपए सेल्स में से कम करूंगा। मान लीजिए सेल्स 20,000 रुपए लिखी हुई थी तो मैं इसको 18,000 कर दूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो टोटल ये 45 वाला बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, 43 हो जाएगा ये। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अब कितना हो गया? 7,000 का हो गया। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। वही ऑप्शन ढूंढ लो, पहले वाला ऑप्शन। डेबिट साइड एक्सीड कर रही है 7,000, सही है जी? यस सर। होता क्या है, जब डिफरेंस मिलता है, हमें 5,000 रुपए का डिफरेंस मिल गया कि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से 5,000, तो मिस्टेक ढूंढना चालू कर देते हैं। जर्नल्स में, लेजर्स में मिस्टेक मिलती रहती है, उस मिस्टेक को हम ठीक करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी मिस्टेक मिलती है कि हमारा डिफरेंस और बढ़ जाता है। जैसे 5,000 की गलती थी, हमने मिस्टेक ढूंढी, अब गलती 7,000 की है, अब और मिस्टेक ढूंढेंगे, फिर और मिस्टेक मिलेगी, फिर इसको कम हो जाएगा। जब ये बैलेंस इक्वल आ जाए तब मिस्टेक ढूंढनी बंद कर देंगे। 15th पर आ गए जी। क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस इंप्लाइज दैट, इसमें लिख लीजिए टर्म टू फाइनल अकाउंट चैप्टर, टर्म टू फाइनल अकाउंट चैप्टर 16 पर आ गए जी। सैलरी पेड 4,500 रुपीज इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। सैलरी किस साइड आनी चाहिए ट्रायल बैलेंस में? डेबिट सर, सैलरी एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड में आनी चाहिए, बट हमने इसको गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो मुझे बताइए टोटल, अच्छा मान लीजिए मैं इसको सही लिखता, यहां से लिखना बोर्ड पर, इसमें मिस्टेक होती है एग्जाम में। मान लीजिए कोई मिस्टेक नहीं करता, मैं इसी साइड लिखता, टोटल मैच करता। टोटल मान लीजिए यहाँ का 50,000 और यहाँ का 50,000, अगर कोई मिस्टेक नहीं होती तो। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको गलती से यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो गया 45,500। ये बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हो गया 54,500। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 9,000 हो गया, 9,000। इसमें डाउट इसलिए होता है कि जो बच्चे का क्या करता है कि सर 45 रुपए 4,500 की मिस्टेक है, तो जो डिफरेंस आएगा डेबिट क्रेडिट में वो 4,500 का ही आएगा। बच्चा टिक कराता है 4,500 रुपीस, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस 9,000 रुपए का हो जाता है। एक 45 रुपए की गलती से डिफरेंस 9,000 रुपए हो रहा है। वो क्यों हो रहा है समझिए इस बात को। एक तो सर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लिखना था मुझे, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। ये एक नहीं दो मिस्टेक है ये, समझे इस चीज को। डेबिट साइड में लिखने की बजाय अगर मैंने क्रेडिट में लिख दिया तो ये एक नहीं दो मिस्टेक। पहली मिस्टेक डेबिट में लिखना भूल गया, दूसरी मिस्टेक गलती से क्रेडिट में लिख दिया, इसलिए डबल इंपैक्ट पड़ता। मैं मान लीजिए मैं डेबिट में लिखना भूल जाता, सिर्फ ये मिस्टेक होती,
तो डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ आता 4500 गलती से क्रेडिट में लिख दिया, ये दूसरी मिस्टेक है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है 9000। ठीक है, तो डबल अमाउंट कब हो जाता है? जब अपोजिट साइड हो जाती है। मान लीजिए मैंने इनसे 1000 रुपए लेने थे, अकाउंट्स चेक करे और गलती से मैंने वो 1000 रुपए दे दिए। अभी मिस्टेक ठीक कैसे होगी? जब 2000 रुपए लूंगा, है कि नहीं? 1000 रुपए लेने थे बट गलती से 1000 रुपए दे दिए, तो ठीक कैसे मिस्टेक करूंगा? 2000 रुपए लूंगा तब तो ठीक होगी मिस्टेक, तो डबल अमाउंट हो गया ना। डबल अमाउंट तब होता है जब अपोजिट काम हो जाता है। बस लेने की बजाय दे दी, डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया। जब अपोजिट काम हो जाता है तो करेक्शन डबल अमाउंट से होती है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि 4500 डेबिट में लिखने थे, गलती से मैंने क्रेडिट में लिख दिए, तो डेबिट साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बताओ फटाफट से। कम हो जाएगी। डेबिट साइड तो कम हो गई ना, कोई डेबिट की आइटम हटा करके मैंने क्रेडिट में लिख दिया, एक तो डेबिट में गायब हो गई आइटम और क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा आइटम आ गई, तो डेबिट साइड छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 9000 रुपए से छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा। 17 एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ डैश प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। तो सुने ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट है? तो जॉब से पहले हमें बहुत सारे राउंड से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेज ये मतलब कंफर्म नहीं करेगी, कंक्लूड नहीं करेगी कि ये कैंडिडेट परफेक्ट है इस जॉब के लिए। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सूट कर रहा है, ये चीज नहीं प्रूव करेगी सिर्फ एक चीज, इसलिए कई राउंड से गुजरना पड़ता है। उसी तरीके से देखिए ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया कि बहुत सारी मिस्टेक ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाते। दो मिस्टेक डिस्कस हो चुकी हैं अब तक। कैसी कैसी मिस्टेक? पहली, जो मैंने राम की जगह शाम के अकाउंट में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा कि मिस्टेक हुई है। दूसरी मिस्टेक कि राम में भी मैंने 5000 एक्स्ट्रा और शाम में 5000 एक्स्ट्रा कराई थी, तो सेम एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट एंट्री लिखी थी मैंने, तो कैश में भी 2 बार लिख दिया और डेटर में भी 2 बार लिख दिया, तो ये भी टोटल डेबिट क्रेडिट का मैच कर रहा, मतलब ये मिस्टर ट्रायल बैलेंस नहीं बता पा रहा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा, टोटल डेबिट का 5 लाख, टोटल क्रेडिट का 5 लाख, तो यह कंक्लूड नहीं कर सकते कि मेरे अकाउंट 100% सही हैं, अभी भी मिस्टेक हो सकती है। ट्रायल बैलेंस का टैली होना सिर्फ इतना बताता है कि मेरे से मैथमेटिकल कोई एरर नहीं हुआ है कि 50000 की जगह 5000 लिख दिया, या टोटलिंग में गलती कर दी, या डेबिट की आइटम क्रेडिट में लिख दी, ऐसी मिस्टेक नहीं हुई है। इस चीज को तो कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं हमारे अकाउंट्स में, ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा, क्योंकि और भी मिस्टेक हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। इस क्वेश्चन में आंसर हो गया जी कंक्लूसिव, डी ऑप्शन, कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। 17 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे जी, 17 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई के हिसाब से टर्म 1 में चैप्टर नहीं है ये वाला, लेकिन कई स्कूलों में आ रहा है चैप्टर ये वाला, इसलिए करवाया जा रहा है आपको, छोटा सा चैप्टर है बस। 18 पर आ गए जी हम। सर 18 क्वेश्चन में काफी सारे अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, कैपिटल, इंटरेस्ट, तो लास्ट में तो क्या मांगा है? लास्ट में क्या मांगा है? डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी। तो क्या करना है आपको? इस पूरे क्वेश्चन में से डेबिट साइड वाली आइटम छांटनी है और उनको ऐड कर देना। बताइए सबसे पहले कैपिटल लेना है कि नहीं? नहीं लेना सर, क्रेडिट बैलेंस की आइटम होती है। दूसरा इंटरेस्ट पेड लेना है कि नहीं? लेना है सर, 2310। डेटर्स लेना है कि नहीं? एसेट होती है सर 15200। डिस्काउंट अलाउड लेना है कि नहीं? एक्सपेंस होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है इसका। क्रेडिटर लेने हैं कि नहीं? लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। डिस्काउंट रिसीव्ड लेना है कि नहीं? रिवेन्यू होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, नहीं लेना। परचेजेस एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है इसका। नेक्स्ट, रेंट लेना है सर, एक्सपेंस होता है। ध्यान रखिए जी, हमें सिर्फ क्वेश्चन में डेबिट का टोटल पूछा हुआ है, सिर्फ डेबिट की आइटम लेनी है। डेबिट में सिर्फ 2 ही आइटम आती है, कौन कौन सी?
एसेट और एक्सपेंस। तो भी आइटम छाटनी है आपको, एसेट छाटनी, एक्सपेंस छाटना। रेंट भी लेना है जी, सेल्स लेना है कि नहीं? नहीं लेना सर, रेवेन्यू होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन लेना है कि नहीं? लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, नहीं लेना। ओपनिंग स्टॉक लेना है कि नहीं? एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड में लेना है। सेल्स रिटर्न लेना है कि नहीं? नेगेटिव रेवेन्यू होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, लेना। किसी किसी आइटम में आपको लग रहा हो कि सर मुझे पता नहीं लेना है कि नहीं लेना है इसको डेबिट में, उसको मार्क करके लिखते रहे डेबिट, है ना? या फिर जितने आइटम हमने लिए ना सबको मार्क कर लो कि ये आइटम लेनी है डेबिट में, ध्यान रहेगा जी। कौन सा आइटम डेबिट में लेनी है, कौन सा डेबिट नहीं लेनी, इसको मार्क करते रहो, साथ साथ आपका रिवीजन रहेगा, ध्यान रहेगा। आइटम को अंडरलाइन कीजिए, वहां पर डीआर या सीआर लिख कर, डेबिट वाले आइटम पे डीआर, क्रेडिट वाले आइटम पे सीआर। हर एक आइटम पे कुछ ना कुछ लिख दो, टिक कर दिया। ठीक। फिलहाल चीटिंग कर लेते हैं आंसर में से। 18th में आंसर आ रहा है जी बी, तो बी ऑप्शन 2,09,100 रुपए रोल करेंगे, घर पर यही आ रहा है। बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। 19th पर आ गई जी, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी। मेसर्स, इट्स अ प्लूरल ऑफ मिस्टर। मेसर्स राम एंड कंपनी शोज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30,000 रुपीज। तो ये रिकॉर्ड कहां किया जाएगा? टर्म 2 लिख लीजिए इस पर जी, ये भी फाइनल अकाउंट चैप्टर में से आ गया है। ट्वेंटी पर आके डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू। क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने, टोटल डेबिट क्रेडिट का मैच नहीं कर रहा, तो क्या बनाया था, कौन सा अकाउंट खोला था हमने? सस्पेंस अकाउंट खोला था, क्योंकि अभी तक ये एरर सस्पेंस में है कि कहां मिस्टेक हुई, सस्पेंस अकाउंट। 21 पर आ गए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो डेबिट साइड की आइटम छाटनी है जी आपको, जो डेबिट के आइटम में टिक लगाते रहेंगे। बताइए पहली आइटम कैपिटल नहीं लेना, डेटर्स डेटर लेना है जी, तो टिक लगा दीजिए इस पर, या फिर डीआर लिख लीजिए इस पर। क्रेडिटर बताइए सीआर के डीआर? सीआर। परचेजेस डीआर, एक्सपेंस होता है। सेल्स सीआर, रेवेन्यू होता है क्योंकि। इंटरेस्ट पेड डीआर क्योंकि एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड डीआर क्योंकि एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव सीआर क्योंकि रेवेन्यू होता है। रेंट डीआर क्योंकि एक्सपेंस होता है। ओपनिंग स्टॉक डीआर, एक्सपेंस होता है। लोन पेबल सीआर, लायबिलिटी होती है। रिटर्न इनवर्ट, इसका दूसरा नाम, रिटर्न इनवर्ट का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का, मैच कर जाएगा। चीटिंग कर लेते हैं हम। 21 में आंसर आ रहा है ए ऑप्शन 165,160, ध्यान रहेगा जी। 22 पर आ गए, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द डैश और द डैश ऑफ ऑल अकाउंट्स। डेबिट और क्रेडिट एक ही अकाउंट शो करेगा, बी ऑप्शन, है ना? या तो डेबिट का ऑप्शन अमाउंट आएगा, क्रेडिट का अमाउंट आएगा, बी ऑप्शन। 23 में आ गए जी हम। लेजर बैलेंसेस ऑफ मेसर राशि ट्रेडर्स आर एज फॉलोज। ऑफिसर अकाउंट के बैलेंस रखा, लास्ट में पढ़ो मांगा गया द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी। तो टोटल ट्रायल और डेबिट ट्रायल बैलेंस का मैच करता है हमेशा डेबिट क्रेडिट का। तो आप या तो सिर्फ डेबिट के आइटम को टोटल कर लो, या फिर सिर्फ क्रेडिट के आइटम, दोनों ऑप्शन है आपके पास। या तो सिर्फ डेबिट के आइटम को टोटल कर लो, एग्जाम में अगर टाइम मिले तो दोनों से करके देख लेना, क्रॉस चेक हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करें, ठीक है जी। तो अकाउंट दोनों क्वेश्चन डेबिट वाले कर लेते हो, क्रेडिट वाले कर लेते हैं, क्वेश्चन ये वाला है ना। तो सिर्फ सीआर वाले आइटम टोटल करेंगे। कैपिटल सीआर, कंप्यूटर डीआर एसेट होता है, मशीनरी डीआर एसेट होता है, ऑफिस फर्नीचर डीआर एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट डीआर एसेट होता है, डेबिट। सैलरी डेबिट एक्सपेंस होता है, सैलरी डेबिट एक्सपेंस होता है। सेल्स सीआर जी, क्रेडिट। दोबारा बता रहा हूं जी, कैपिटल क्रेडिट, कंप्यूटर मशीन
फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सैलरी, यहां तक डेबिट, कंप्यूटर से लेके सैलरी तक सब डेबिट। सेल्स इनकम होता है क्रेडिट, पोस्टेज एक्सपेंस होता है डेबिट, फ्रेट एक्सपेंस होता है डेबिट, परचेज रेंट एक्सपेंस होता है डेबिट, कैश इन हैंड एसेट होता है डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है क्रेडिट, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है क्रेडिट, डेटर एसेट होता है डेबिट। तो या तो सिर्फ क्रेडिट के आइटम को जोड़ लो या सिर्फ डेबिट के आइटम को जोड़ लो। अभी चीटिंग कर लेते हैं। 23 में आंसर आ रहा है जी सी ऑप्शन। सर मेथड्स क्या होते हैं? हाँ जी, मेथड्स ये लिखा हुआ है प्लूरल ऑफ मिस्टर, 2 और मोर पर्संस। 24 पर आ गए जी हम। सर इसमें क्रेडिट क्या है? फ्रेट किराया भाड़ा, कैरिंग का दूसरा नाम है डेबिट एक्सपेंस होता है। 24th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लास्ट में पढ़ो, लास्ट लाइन 24 में लास्ट में क्या लिखा है था? टोटल ट्रायल बैलेंस एट द एंड। सेम काम करना है इसमें भी, डेबिट के आइटम को जोड़ लो या क्रेडिट के आइटम को जोड़ लो, दोनों मैच करनी चाहिए। कोई भी आइटम ले सकते हो और वो टिक कर दो। टिक करते हैं जी हम। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस तरीके से, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 एंड स्टॉक 11,000। बिजनेस स्टार्ट करा है, उसके बाद लिखा हुआ है पूरे साल में सेल हुई कैश वाली, कैश सेल का मतलब गुड्स बेचे और हैंड टू हैंड पैसा मिल गया। कैश सेल 10,000 है और कैश परचेज 5,000 है। टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज अमाउंटेड टू 70 एंड 50। टोटल सेल्स लिखी है ये, तो मुझे बताना उधार वाली सेल कितनी हुई? 60,000। दोबारा सुनो, टोटल सेल्स 70,000, कैश वाली सेल्स 10,000, तो उधार वाली सेल कितनी? 60,000। मुझे बताइए उधार वाली परचेज कितनी है? 45,000, क्योंकि टोटल परचेजेस 50,000, इसमें से कैश वाली परचेज सिर्फ 5,000, बाकी बची उधार वाली परचेज 45,000। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर वर्थ 15,000, डेटर 25, एक्सपेंसेस 17, मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की, जिसमें से अभी तक सिर्फ 8,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए देने बाकी है, पेंडिंग है। साल के एंड में जो कैश बचा हमारे पास वो बचा 5,000 रुपए। सबसे पहली आइटम जी कैपिटल। ओनर ने स्टार्ट करा बिजनेस, 20,000 कैश लगाया, 11,000 का स्टॉक लगाया, मतलब टोटल कैपिटल लगाई 31,000। सर जरूरी नहीं है कैपिटल कैश में ही लगाया जाए। ओनर फर्नीचर अपना पर्सनल ला सकता है, बिल्डिंग अपनी लगा सकता है, मशीन अपनी लगा सकता है, हर एक पार्ट ऑफ द कैपिटल। जो ओनर अपनी कोई भी पर्सनल आइटम, चाहे कैश हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे बिल्डिंग हो, अपने घर से दुकान में लाता है तो वो कैपिटल है। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करा है, 20,000 कैश और 11,000 के स्टॉक से, टोटल 31,000 की कैपिटल हुई। ध्यान रहेगा? अच्छे, अब जो सेल्स हैं वो टोटल लिख लेते हैं जी 70,000। अलग अलग भी लिख सकते हो, उधार वाली अलग और कैश वाली अलग, टोटल इतना ही आना तब भी। ऐसा तो नहीं करेंगे टोटल सेल्स अलग लिखेंगे कैश अलग लिखेंगे, ऐसा तो नहीं करना। तो टोटल के अंदर ऑलरेडी कैश वाली से इंक्लूड है, इसमें उधार वाली भी आ गई, इसमें कैश वाली भी आ गई। परचेज बताइए टोटल 50,000। एक्सपेंस और डेबिट में आएगा। फोर्थ आइटम क्रेडिटर बताइए किधर लिखूं? क्रेडिट साइड में 15,000। डेबिट बताइए किधर लिखूं? एसेट साइड में दिया, सॉरी डेबिट साइड में 25,000। एक्सपेंस किधर लिखूं? डेबिट साइड डेबिट साइड में 17,000। मशीनरी किधर लिखूं? डेबिट साइड ऐसा 10,000। एट आइटम सप्लायर ऑफ मशीन, सो क्रेडिट साइड 2,000। ये कहां से आ गया? 10,000 की मशीन लाया हूं और पेमेंट सिर्फ 8,000 करी है, तो 2,000 रुपए बैलेंस रह गया, लायबिलिटी नहीं हो गई। 2,000 रुपए कर्जा हो गया क्योंकि पेमेंट पेंडिंग है। सप्लायर ऑफ मशीनरी 2,000 रुपए लायबिलिटी है, पैसे देने बाकी हैं मशीन वाले। कैश का बैलेंस लिखा हुआ है सर, किधर लिखूं? डेबिट साइड एसेट है डेबिट साइड। सर कैश स्टार्टिंग में भी दे रखा था 20,000, वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं जिस डेट पर ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं
उस डेट पर जितना कैश है वही तो लिखूंगा। भाई कैश तो डेली चेंज होता है, डेली कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, डेली कहीं ना कहीं पैसा दे रहे हैं, कैश तो डेली चेंज हो रहा है। हम जिस डेट पे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस डेट पर कितना कैश है वो लिख लीजिए, और उस डेट पे कैश 5000 रुपए। क्लियर हो गई जी बात? नोट करें इसको फटाफट से। सर सप्लाई यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पे नोट कर सकते हो चाहो तो आप, ये रशियन नोट कर लीजिए। हाँ जी, सर 8 में क्या लिखा है? सप्लायर ऑफ मशीनरी। सर इसको भी तो क्रेडिटर लिख सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए क्रेडिटर हाँ ही जी सर, सप्लायर ऑफ मशीनरी को क्रेडिटर लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो क्रेडिटर टर्म है ना वो सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे तो हमने किसी से लोन लिया तो भी क्रेडिटर लिख सकते हैं, लायबिलिटी तो उसके लिए भी है। ठीक, तो हम इसकी अदर देन entry गुड्स, करेंगे? इसकी एंट्री मशीन वाले की, हाँ सर, हो जाता मशीन अकाउंट डेबिट 10000 टू, कैश अकाउंट। हाँ जी, सप्लायर ऑफ मशीन 2000 टू कैश अकाउंट 8000। एसेट आई 10000 की, कैश गया 8000, 2000 का कर दो। 7 नंबर पे लिखा है, 7 नंबर पे 7 नंबर पे लिखा है जी मशीनरी। कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए। कैश, ये 50000 है ठीक है ना, पहले वाले में लिखा हुआ था स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट से। 11 नंबर पे आपने क्या लिखा है? कौन से नंबर पे? 7 मशीनरी। ये 50000 और 5000 परचेज। परचेज 50000 है। कैपिटल है जी 31000। सेकंड नंबर पर सेल्स 70000। थर्ड नंबर पे परचेजेस 50000। फोर्थ नंबर पे क्रेडिटर 25000। तो क्रेडिटर 50,000 5000 है। अच्छा सॉरी 15000 है क्रेडिटर। पॉइंट फिफ्थ नंबर पे डेटर, लास्ट रो में नहीं बोलेंगे जी आप। फिफ्थ नंबर पे डेटर 25000। सिक्स नंबर पे एक्सपेंसेस 17000। सेवेंथ नंबर पे मशीनरी 10000। एट्थ नंबर पे सप्लायर ऑफ मशीनरी क्रेडिट साइड में 2000। नाइन्थ नंबर पर डेबिट साइड में कैश 5000। 10th नंबर पे ओपनिंग स्टॉक 11000 डेबिट साइड। टोटल करें फटाफट से। 1,18,000। ठीक, टोटल आना चाहिए जी 1,18,000 रुपए दोनों साइड का। सर ये अपने ओपनिंग स्टॉक 11,000 नहीं। और उसका एक्सपेंस होता है मिक्सर ट्रेवल्स के अंदर आता है। तो साल की शुरुआत में स्टॉक को क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, जब बिजनेस स्टार्ट करा तो स्टॉक से स्टॉक भी लगाया हुआ है, वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। कैपिटल में लिख दिया ना अपने इकट्ठे। दोनों कैश में भी तो लिखा है, कैश में इफेक्ट नहीं आता। और जिसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं, को डेटर भी लिखते हैं, सेल्स भी लिखते हैं, को एक इंपैक्ट नहीं लिखते। नोट कर लिया जी सबने? ये ऑप्शन ये ऑप्शन आ गया जी आंसर। 25 क्वेश्चन पर आ गए जी। ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, चार में से तीन सही है जी, एक गलत है। गलत गलत ढूंढना। ऑप्शन नंबर ए ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। सही लिखा है? सही लिखा है। अकाउंट का मतलब लेजर होता है, टी शेप वाला। ट्रायल बैलेंस टी शेप वाला नहीं होता, अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होती है। बी ऑप्शन, ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये फॉल्स है, ये हमेशा साल के एंड में ही नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर बी क्या ये कह रहा है कि साल के एंड में ही बनेगा, या ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि साल के एंड में पक्का बनता है। यस सर। देखिए ध्यान से, जब ईयर एंड हो जाएगा, सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, सारे लेजर्स बन जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस पक्का बनेगा।
ये तो श्योर है। एक्स्ट्रा में हम बना सकते हैं कभी भी, वीकली बनाएं, डेली बनाएं, मंथली बनाएं, क्वार्टरली बनाएं, ये एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। साल के एंड में तो पक्का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ साल के एंड में बनेगा। ऑप्शन बी ये कह रहा है कि साल के एंड में पक्का बनेगा। ऑप्शन बी सही तो हुआ। समझ आ रही है बात? सी ऑप्शन, एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। सही लिखा है, ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सारी चीजें सही है, सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इतना ही चेक कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन, ट्रायल बैलेंस विल टैली इवन इफ एन एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। अगर कोई हमने एंट्री लेजर में 2 बार पोस्ट कर दी, मतलब डेबिट में भी 5 की जगह 10, क्रेडिट में भी 5 की जगह 10, तो टोटल बैलेंस टैली हो जाएगा। सही लिखा है ये बात, तो ये भी सही, सारी सही है इसमें। पेपर 25 में आंसर दे रखा है डी ऑप्शन। सर जो सबसे कम सही होगा उसे टिक करें। क्वेश्चन भी कट कर लो फिलहाल, तो 4 ऑप्शन सही हैं, लिख लो ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब वही है ना कि जो करेक्ट नहीं होगा बताना। तो चारों करेक्ट हैं। अगर सर एक्सेप्ट नहीं हो तो सारे होते हैं। फिर टिक कौन सा करते हैं? हाँ। बात तो यही है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक है तो मेरी मिस्टेक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, हमें करेक्ट जो नहीं है वो ढूंढना था, क्वेश्चन ही मिस्टेक है। 26 पर आ गए जी हम। 26 पर टर्म तुम लिख लीजिए, एडजस्टेड परचेज वाली टर्म। सर इनकरेक्ट होता क्या होता? हां जी, इनकरेक्ट होता क्या वही होता? तो वही टिक कर देते हैं जो इनकरेक्ट होता। 27 पर आ गए जी, बताइए एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? सर डेबिट। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जी ट्रायल बैलेंस का बनाना ऑप्शनल कंपलसरी दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जी ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शनल ट्रायल बैलेंस बनाना ऑप्शनल, क्योंकि जब है ना एक्स्ट्रा में बनता है ये। ट्रायल बैलेंस से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, क्योंकि जिन अकाउंट का लेजर बन जाता है, लेजर हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद जो फाइनल अकाउंट बनता है जिससे प्रॉफिट लॉस निकलता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर बच्चे के मार्क्स वगैरह, बच्चे ने टेस्ट फेस दे रखा है, सब मान लीजिए आपकी आंसर शीट्स हैं एग्जाम की, अब टीचर क्या करेगा, रिपोर्ट कार्ड से पहले एक पेज पर सारे बच्चों के नाम और मार्क्स लिख लेता है एक पेज पर, फिर उस पेज से रिपोर्ट कार्ड बनाता, तो वो पेज ट्रायल बैलेंस है। तो वो पेज जो है वो कंपलसरी नहीं हुआ, आंसर शीट जरूरी हुई और रिपोर्ट कार्ड जरूरी हुई, वो पेज जरूरी नहीं हुआ। ठीक है जी, इसलिए ऑप्शन वाला आंसर है इसके अंदर। 29 पर आ गए जी हम। ट्रायल बैलेंस शोज डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, दोनों बैलेंस आते हैं सर। सी ऑप्शन। 30 ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जर्नल से भी पहले, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है जर्नल के बाद, ऑप्शन सी कह रहा है जर्नल लेजर में चला जाए उसके बाद। तो सही है बिल्कुल सी ऑप्शन। 31 ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, साल के एंड में ही बनेगा, स्टार्टिंग में बन जाएगा, तो एनी टाइम कभी बन सकता है ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, ये चीज क्लियर हो गई। बी ऑप्शन कहता है हमारी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट सारी करेक्ट है, एक्यूरेट है, नहीं, तो ए ऑप्शन आंसर हुआ। ए ऑप्शन आंसर क्यों है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि सब कुछ सही है। 33 ट्रायल बैलेंस कहां से बनाते हैं जी हम? लेजर से बनाते हैं, डी ऑप्शन। डिस्काउंट रिसीव्ड किधर आएगा? क्रेडिट। इनकम होती क्रेडिट में आएगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है। ये भी टर्म 2 वाला है 35 क्वेश्चन नंबर। 36 ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए सर लेजर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जर्नल एंड लेजर गलत है, ऑप्शन नंबर सी लेजर एंड कैश बुक। सुनिए ध्यान से, अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो उसके अंदर कैश भी है, उसके अंदर बैंक भी, तो हम अलग से लेजर वाला रजिस्टर नहीं बनाते कैश का और बैंक का। कैश बुक इज इटसेल्फ अ लेजर। तो जब अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उसके अंदर मुझे कैश का अमाउंट लिखना है, बैंक का अमाउंट लिखना है, तो मैं लेजर में से नहीं, वो कैश बुक में से देखूंगा। और कैश और बैंक के अलावा जितने भी अकाउंट हैं उनका बैलेंस देखना है, तो मैं वो लेजर्स में से देखूंगा। तो लेजर एंड कैश बुक दोनों, इसलिए सी ऑप्शन आंसर होगा। अगर सी ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं होता तो ए टिक करते। ठीक है, तो अगर सिर्फ कैश बुक लिखा होता तो लेजर के साथ, तो लेजर टिक करते। 37 में ट्रायल बैलेंस क्या क्या है इनमें से? स्टेटमेंट है। 38 कौन सी आइटम डेबिट में आएगी? जो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा वही डेबिट में आएगा, ऑप्शन नंबर ए।
39 कौन कौन से अकाउंट आते हैं ट्रायल बैलेंस में? सारे अकाउंट आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, ट्रायल बैलेंस का अगला स्टेप होता है जी फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सी ऑप्शन। 41 सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है? जब ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, डेबिट क्रेडिट साइड अलग अलग आ रही है, बी ऑप्शन। ठीक है जी। फिर इन द नेक्स्ट पर आ गई जी डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनका डेबिट बैलेंस है उसे डेबिट कॉलम में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस किससे बनाते हैं? लेजर से बनाते हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में ये पूछा है कि किससे ट्रायल बैलेंस बनेगा, या फिर ये पूछा है कि ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, तो फाइनल अकाउंट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन डैश एंड डैश बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ इन आर्गुमेंट प्रूव्स एटलीस्ट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस अगर एग्री कर रहे हैं तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव हो जाएगी। ये आर्गुमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में अगर हैं दोनों बराबर हैं तो प्रूव हो गया कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हमारी बुक का नाम ये डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग, मतलब इसका पार्ट में होता है जैसे कि जो मैडम है हमारा जो एक पेज पे सारे बच्चों के मार्क्स लिख रही हैं रिपोर्ट कार्ड में लिखने से पहले, तो वो पेज जो है वो उस चेन का पार्ट नहीं हुआ। आंसर शीट काम की चीज है, रिपोर्ट कार्ड काम की चीज है, इसलिए डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। 6th क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस इज अ डैश ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एट अ पर्टिकुलर डेट। तो देखिए स्टेटमेंट है, ठीक। ट्रू फॉल्स पर आ गए जी हम। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। सही लिखा है, सही लिखा है। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, सही लिखा है, सही लिखा है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज यूजुअली गिवन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, मतलब आउटसाइड लिखा हो, सही लिखा हुआ है। सो लिखा हुआ है कि आउटसाइड आता है ट्रायल बैलेंस के क्लोजिंग स्टॉक, सही लिखा, अंदर नहीं आता ट्रायल बैलेंस के। फोर्थ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, सही है। यस सर। ये चीज एमसीक्यू में भी रिपीट हुआ, ट्रू फॉल्स में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में भी। फिफ्थ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एज ऑन डेट बनाया जाता है पर्टिकुलर पीरियड में, फॉल्स हो गया। ट्रायल बैलेंस लेजर का पार्ट है, फॉल्स है। लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस लेकिन लेजर का पार्ट नहीं। 7 ट्रायल बैलेंस इज द रिजल्ट ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर एंड बैलेंसिंग, सही है जी। पोस्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट बना वो एक पेज पे लिख दिया हमने, वही ट्रायल बैलेंस है, इसलिए ट्रू। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस यही है कि भैया चेक कर लेंगे मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी, सही लिखा है, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा तो पता लग जाएगा। 9th ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बैलेंस के बेस पर बनाते हैं, सही है। 10th अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो मका कोई गलती नहीं हो, फॉल्स है जी, गलतियां और भी हो सकती हैं बिना मैथ वाले। ट्रायल बैलेंस हमेशा महीने के एंड में बनेगा, फॉल्स है जी, कभी भी बना सकते हैं, डेली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं। चैप्टर खत्म होने की बधाई है सबको। चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बीआरएस।